हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं घटना चक्र से बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो एंड तक देखिएगा। और अगर आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएगी। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है जो कि कंगारू चूहा। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, कंगारू चूहा। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। इसमें यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र यानी कि वृक्क की विशेष संरचना और कार्य प्रणाली के द्वारा होती है। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन एक और बन सकता है, जैसे कि पूछा भी गया, यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है, तो यहाँ पर भी आपका वही राइट आंसर बनेगा, कंगारू जो कि चूहा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है। कौन सा रूपांतरित स्तंभ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, आलू। आलू बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पे लिखा गया, हम देख सकते हैं, जैसे कि आलू एक अंतःभौमिक रूपांतरित स्तंभ कंद होता है। ध्यान रखिएगा, कंद होता है, जिसमें भोजन का संचय हो जाता है तथा इसका प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसमें अनेक कलिकाएं पाई जाती है जो वृद्धि कर नए पौधों के रूप में ले लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक साहचर्य होता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराया था, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज था, लेकिन क्वेश्चंस आपका सेम था। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कवक मूल। कवक मूल, जिसको हम लोग और नाम से भी जानते हैं, माइकोराइजा के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौंग है। लौंग क्या होता है। लौंग प्राप्त होता है सूखे पुष्प कली से, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा कि बंद कलियाँ करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, यानी कि सत्य फल नहीं है, असत्य फल आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य फल है। तो ऑप्शन ए होगा, सेब यहाँ पे असत्य फल है, यानी कि एप्पल। इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया, पढ़ सकते हैं कि हम लोग असत्य फल किसे कहते हैं। जब फल के निर्माण में अंडाशय यानी कि ओवेरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो जाते हैं, ऐसे फल को असत्य फल यानी कि फॉल्स फ्रूट्स कहा जाता है। इसके उदाहरण सेब, काजू, नाशपाती आदि इसके अंतर्गत आते हैं, असत्य फल के अंतर्गत। नेक्स्ट वन है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या होता है। तो कैप्सेइन जो होता है, कैप्सेइन की उपस्थिति के कारण कैप्सेइसिन यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। मिर्च की तीक्ष्ण या फिर तीखा स्वाद एक क्रिस्टलीय पदार्थ जिसको हम लोग कैप्सेइसिन कहते हैं, इसी के कारण होता है, तो ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बनता है कि रेशम का कीड़ा यानी कि सिल्क वर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, ऑप्शन सी, यानी कि पुपा, जिसको हम लोग कोशित कहते हैं। ठीक है, कोशित हिंदी में और इंग्लिश में प्यूपा कहा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखा भी गया कि रेशम का कीड़ा कोशित यानी कि प्यूपा अवस्था में वाणिज्यिक तंतु को उत्पन्न करता है। लार्वा चक्र के बाद तैयार प्यूपा में बचाव हेतु अपनी लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से खोल यानी कि कोया, जिसको कोकून कहा जाता है, कोकून तैयार करता है, जिससे रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम का उपयोग तो आपको पता ही है कि इसमें करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, ये प्राप्त होता है। कुनैन जो होता है वो सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है, और ये क्या है, कौन सी पादप के अंतर्गत, तो आवृतबीजी पादप के अंतर्गत आएगा, यानी ऑप्शन ए को टिक करेंगे। देखिए, यहाँ पे अच्छी तरीके से लिखा गया, आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ करके भी समझ सकते हैं कि कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है, जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया था। ये ध्यान रखो, सिनकोना की छाल से इसे प्राप्त किया था। यह पौधा एक आवृतबीजी पादप होता है। कुनैन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय एल्कलॉइड है। एल्कलॉइड, ये ध्यान रखेंगे क्या होता है, एल्कलॉइड होता है, जिसका स्वाद तीखा होता है। ठीक है, इसका उपयोग जोड़ों के दर्द तथा प्रियॉन से उत्पन्न होने वाले जो उपचार हैं, रोगों के उपचार में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है। मानव निर्मित धान कौन सा है, तो ऑप्शन सी, ट्रिटिकल। ट्रिटिकल सी को टिक करेंगे। अगला सवाल, अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है। अफीम का वनस्पतिक नाम क्या होता है। पैपेवर,
सोमनीफेरम, पैपेवर सोमनीफेरम यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, जो कि अफीम का वनस्पतिक नाम है। नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा नाभि के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि नाभिक यानी कि न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, ध्यान रखेंगे हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, नामक कोशिकांग में भी डीएनए पाया जाता है, जो कि एक अनुवांशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्म पत्र की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। डीएनए की खोज किसने की थी? ये लाइन इंपॉर्टेंट होगा। डीएनए की खोज फ्रीडरिक मीसर ने किया था, फ्रीडरिक मीसर ने 1869 में। जबकि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन और क्रिक ने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो इसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है किस में? ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट बी को टिक करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग होता है जिसमें पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल नामक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों में हरे रंग का कारण होता है, यानी कि क्लोरोफिल के कारण ही पत्ता हरा होता है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन सी करेक्ट होगा। उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? एच.डी. व्रिज ने दिया था। ये याद रखेंगे, एच.डी. व्रिज ने। अगला सवाल है कि निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, छिपकली। यहाँ पे छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। इसमें पढ़ सकते हैं कि छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। ये भी याद रखेंगे, पर्यावरणीय ताप से होता है। अगला सवाल है कि जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो अनुपस्थित होता है सेलुलोज की कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है, लेकिन जंतु कोशिका में ये नहीं होता है, इसलिए जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों आपस में भिन्न होते हैं। अगला सवाल, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? इसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस करना होता है। तो प्लाज्मा झिल्ली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रोटीन और लिपिड दोनों करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। लेकिन हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो चलिए हम यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगमय सजीव झिल्ली होता है, सजीव झिल्ली होता है जो कि प्रत्येक सजीव कोशिका के जीवद्रव्य को घेर कर रखती है। रॉबर्टसन यानी कि 1959 द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार, ये ध्यान रखिए, यही लाइन इंपॉर्टेंट है, कोशिका झिल्ली की बाहरी तथा भीतरी परतें जो कि प्रोटीन द्वारा बनी होती है। ये ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शंस में रहेगा उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। यानी कि किनके अनुसार? रॉबर्टसन, जो कि 1959 में एक अवधारणा प्रस्तुत इन्होंने किया था कि कोशिका झिल्ली का बाहरी और भीतरी जो परत होता है प्रोटीन का बना होता है, लेकिन मध्य वाली जो परत होता है वो लिपिड का बना होता है। इसलिए ऑप्शन हमने यहाँ पे डी को टिक किया था। लेकिन अगर आपसे अब देखिए, वर्तमान में कोशिका झिल्ली की जो संरचना से संबंधित सिंगर और निकोलसन 1972 द्वारा प्रस्तुत जो अवधारणा की गई है सर्वाधिक मान्य है। यानी कि अब आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी के अवधारणा के आधार पर पूछे जाते हैं, सिंगर एवं निकोलसन 1972 की अवधारणा के अनुसार। अब क्या होता है, इनके अनुसार कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की दो परतें होती है। यानी अगर आपसे पूछे कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो आपको वहाँ पे करना है फास्फोलिपिड की बनी होती है, जिनके बीच में कुछ प्रोटीन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपका फास्फोलिपिड राइट आंसर होगा। अगर फास्फोलिपिड नहीं हो तो उस कंडीशन में हम देखेंगे जहाँ दिया रहेगा प्रोटीन और जो कि आपका लिपिड, उसे टिक करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगला सवाल क्या बनता है कि जीनोम चित्रण का इनमें से संबंध है। जीनोम चित्रण का इनमें से संबंध है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। जीन्स का चित्रण यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला सवाल क्या बनता है कि जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाता है। जीवों में अनुवांशिक जो लक्षण होता है संतान में ले जाता है कौन? तो डीएनए के माध्यम, यानी कि क्रोमोसोम जो है गुणसूत्र के माध्यम से होता है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, क्रोमोसोम के माध्यम से।
देखिए यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं कि जीवों में अनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाते हैं, ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। और बाकी इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे कि अगर गुणसूत्र के नामकरण की बात करें तो वाल्डेयर ने किया था, वाल्डेयर 1888 में। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका की धागे के समान छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में स्पष्ट हो जाती हैं। क्रोमेटिन पदार्थ के इन छोटे टुकड़ों के गुणसूत्र कहते हैं, जिन पर जिन्स पाए जाते हैं। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ करके इसको समझ लेंगे। अगला प्रश्न क्या बनता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं। तो यहाँ पे दालें बिल्कुल सही होगा, दालें। तो अब यहाँ पे पढ़िए, अच्छे से समझे क्या कह रहा है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दलहनी फसलों यानी कि दालों की जड़ों में के साथ सहजीवी संयोजन करते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर, ध्यान दीजिएगा यहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उसे अमोनिया में बदलते हैं, जो कि अमोनियम आयनों के रूप में नाइट्री कारक जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर नाइट्राइट एवं फिर उसे नाइट्रेट आयनों में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे मृदा के माध्यम से पादप ग्रहण करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि पादप जो है नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन को वो नाइट्रेट के रूप में, यहाँ पे पढ़ सकते हैं नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। कौन से सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग लाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि फलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है, किस तरह से कर सकते हैं। उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा, यानी ऑप्शन डी को उपरोक्त सभी के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पे पढ़ करके अच्छे समझ लीजिएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। कभी कभी ऑप्शंस में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पसलियों की संख्या कितनी होती है, पसलियों की जोड़े कितने होते हैं। अगर जोड़ा पूछे शरीर में पसलियों की जोड़े कितने हैं तो 12 जोड़े होता है, यानी टोटल 24 पसलियाँ होती हैं, जो कि यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है। ऑर्थोप्लास्टी क्या है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है। तो कूल्हे के जोड़ का जो प्रतिस्थापन किया था, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, उसे ही ऑर्थोप्लास्टी के नाम से जाना गया, ऑर्थोप्लास्टी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखा गया कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ के प्रतिस्थापन। ऑर्थोप्लास्टी का शाब्दिक जो अर्थ होता है जोड़ के निर्माण से, ठीक है, जोड़ के निर्माण से। ऑर्थोप्लास्टी का उद्देश्य दर्द से छुटकारा दिलाना, चलने की क्षमता को ठीक करना तथा मांसपेशियों की शक्ति को सुधारना होता है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए, तो मैं आपको वही क्वेश्चंस दे रहा हूँ। आप इनको अच्छे से याद रखने की कोशिश करिए, और पहले की वीडियो नहीं देखा तो पहले की वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा दिए हैं ऑलरेडी। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दिए होंगे, इतना उम्मीद तो कर ही सकते हैं। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।